क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे आमने सामने रहते हैं, इन चुनावों में कैसी स्थिति देख रहे हैं? दिल्ली में अकेला शहर होगा दुनिया का जहाँ पर गर्मी और सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन की छुट्टियाँ भी बच्चों की पड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, तो इस पर क्या कहें? केजरीवाल जितनी भी योजनाएं दे रहे हैं, पुजारी को, ग्रंथी को, महिलाओं को, चुनाव से पहले 2 किस्तें बैंक में डाल दो, हम आपके खिलाफ वोट मांगने भी नहीं आएंगे। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना में एक निश्चित राशि तक ही इलाज मुफ्त होता है, लेकिन उनकी जो योजना है उसमें अनलिमिटेड इलाज है। प्राइवेट में आप नकली बिल बना के नकली लोगों को पैसा दे रहे हो। जो जेन्युइन दिल्ली का आदमी है वो तड़प के रह जाता है कि काश मेरे पास आयुष्मान होता, मैं अपना इलाज करा लेता। आम आदमी पार्टी की सरकार में आप भी रहे, मंत्री भी रहे, तो आपने फिर बाद में विचारों के मेल न खाने से चीज़ें बदल ली। जिस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाऊंगा, वो व्यक्ति उन्हीं 51 नेताओं के साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। बहुत बहुत आभार आशुतोष। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे आमने सामने रहते हैं, इन चुनावों में कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी दावे कर रही है और घोषणाएं कर रही है। चुनाव विधानसभा का है, 10 साल से सरकार में अरविंद केजरीवाल है, तो ये समय तो रिपोर्ट कार्ड देने का था। ये समय ये कहने का नहीं था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा। ये समय ये बताने का था कि मेरी सरकार ने क्या किया, और उसके बारे में एक शब्द भी अरविंद केजरीवाल नहीं बोल पा रहे। आप भी दिल्ली में और मैं भी दिल्ली में हूँ। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई, दिल्ली में पानी गंदा, दिल्ली में यमुना काली, दिल्ली में हवा जहरीली, दिल्ली के टेम्परेरी कर्मचारी 10 साल से सड़क पर हैं। उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाए, वो पूरे नहीं किए गए। ये बेसिक मुद्दों का चुनाव है। ये कोई बहुत ज़्यादा दिखावे का या शोर शराबे का चुनाव नहीं है। बहुत बेसिक, एक दिल्ली वाला घर से निकलते ही टूटी सड़क देख रहा है, सीवर देख रहा है, घर में गंदा पानी देख रहा है, हवा जहरीली, उसके बच्चे निकले ना निकले। दिल्ली में अकेला शहर होगा दुनिया का जहाँ पर गर्मी और सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन की छुट्टियाँ भी बच्चों की पड़ रही हैं। तो ये दर्द, इसको दिल्ली वाले बहुत झेल लिया, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ऐसा एक भाव पूरी दिल्ली के मन में है। और मैं दिल्ली में एक सत्ता विरोधी लहर देख रहा हूँ, सत्ता के प्रति आक्रोश देख रहा हूँ। एक उबा हुआ जो रोज़ रोज़ झूठे वादे, रोज़ रोज़ कोई ना कोई अनर्गल बयान, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, इस अब लोग चाहते हैं ऐसे पटरी पे चले दिल्ली, तालमेल के साथ चले, रोज़ का ये चिक 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 ये बंद हो जाए। तो इसीलिए मैं तो इसमें एक भगवा लहर, सत्ता परिवर्तन दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल पैनिक में है। उनके मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ गया पटपड़गंज में, जिसका मॉडल वो बताते रहते थे हमने काम किया। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जनता के बीच में वापस जाएं, वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल रोज़ नई दिल्ली को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे इलाके में तो वोट कट गए, मुझे तो हराया जा रहा है। तो पैनिक ट्रिगर हो चुका है आम आदमी पार्टी में, और यहाँ से वो केवल नीचे ही जा सकते हैं, वो संभल नहीं सकते यहाँ से। आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि विश्वास जगह है, और जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पानी तो मुफ्त है नहीं दिल्ली में। पानी तो मैं झुग्गी बस्ती में गया, तिमारपुर की संजय बस्ती में, दिल्ली का सबसे गरीब इलाका है, झुग्गी में रहते हैं लोग, कच्चे मकानों में रहते हैं। लालबाग में गया, शादरा की झुग्गी बस्ती में, वजीरपुर की झुग्गी बस्ती में गया, जो सबसे गरीब लोग हैं, किसी को पानी मुफ्त नहीं है, सबको पानी खरीद, क्योंकि पानी गंदा है। आप ये बोले कि जी पानी मुफ्त दे रहा हूँ, लेकिन आप नल खोले उसमें से काला पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, सीवर का पानी आ रहा है, तो आप उस पानी को पियेंगे तो नहीं। पीने के लिए आपको पानी खरीदना पड़ेगा। 30 रुपये रोज़ बेसिक झुग्गी में रहने वाली महिला पानी को पीने के ऊपर खर्च कर रही है, यानी 1000 रुपये महीना। इतना उनका इनकम नहीं है कि वो 1-1 हज़ार रुपये पानी पे खर्च कर पाएँ, लेकिन उनकी मजबूरी है। अगर वो पानी गलती से किसी के घर में किसी ने पी लिया तो सीधा अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो पानी दिल्ली में कहीं मुफ्त नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, अभी भाजपा का घोषणा पत्र आया नहीं है, घोषणा पत्र आने वाला है हमारा, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये कंटिन्यूटी की चीज़ है। यानी कि अगर किसी सरकार के ऊपर कोई कर्जा है, सरकार बदल गई, नई सरकार आई, उसके ऊपर वो कर्जा रहता है। ऐसे ही किसी सरकार की कोई योजना है, सरकार बदल के नई सरकार आई तो वो योजना कंटिन्यू है। तो ये दिल्ली में बिजली का, पानी का, डीटीसी का, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये चलने वाली योजनाएं हैं, ये डिसकंटिन्यू नहीं होने जा रही हैं।
हाँ बेहतर जरूर होंगी। आज आप पानी फ्री बोल के गंदा पानी भेज रहे हो तो पानी साफ आए। आज आप 200 यूनिट के बारे में बोल तो रहे हो, लेकिन सबके घरों में बिजली के बिल कहीं ना कहीं किसी के 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 26,000 का, एक सोसाइटी में द्वारका की 1 करोड़ रुपए का बिल आया हुआ है, वो मैंने देखे हैं। तो बिजली सच में एक्चुअल में मुफ्त हो, केवल कागजों पे नहीं, पानी पीने योग्य हो, उसके बाद पानी का बिल ना आए ये, और डीटीसी की बसें हों। ये नहीं कि आपने बोल दिया महिला के लिए डीटीसी फ्री है, लेकिन बस वाला महिला 4 महिला देखते ही बस को भगा के लेके जा रहा है, रोक ही नहीं रहा। ये परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को कंटिन्यू करेगी। साथ में 2 चीजें अभी से मैं आपको बता सकता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का पहला कैबिनेट का मीटिंग होगा उसी दिन आयुष्मान दिल्ली में लागू हो जाएगी। आपने आयुष्मान को क्यों रोक के रखा, मैं नहीं समझ, ये राजनीति का विषय नहीं था। एक अच्छी योजना है, पूरे देश में है, पंजाब में भी है, पर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आपने क्यों रोका उसको? आयुष्मान उस पहली कैबिनेट में हम आयुष्मान को लागू करेंगे। और लाडली योजना हमने महाराष्ट्र में, हमने मध्य प्रदेश में, अपने राज्यों में हम लोगों ने। और देखिए योजना कैसे आती है, केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को कुछ देंगे। सरकार तो आज भी है, दे दीजिए आप, किसने रोका है देने से? आपको जो भी देना है, आज आपकी सरकार है, आप 2 किस्तें बैंक में डाल के दिखा दो। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की योजना शुरू करी, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले 2 किस्तें बैंक में आ गई। फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में लाडली योजना शुरू करी, चुनाव से पहले बैंक में किस्त थी। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में योजना शुरू करी, चुनाव से पहले बैंक में पैसा आया। क्योंकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती मेरी कभी सरकार आएगी तो मैं दूंगा। मैं तो अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, जितनी भी योजनाएं दे रहे हैं पुजारी को, ग्रंथी को, महिलाओं को, चुनाव से पहले 2 किस्तें बैंक में डाल दो, हम आपके खिलाफ वोट मांगने भी नहीं आएंगे। लेकिन झूठ मत बोलो कि सरकार आएगी, सरकार आज भी है, इसका मतलब आप देना नहीं चाहते। तो लाडली, आयुष्मान और कंटिन्यू पानी बिजली डीटीसी, ये घोषणा पत्र से पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी 100% देने जा रही है। और इसके बाद हर एक वर्ग का, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले लोग हों, हर एक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी जो उनकी आवश्यकता है दिल्ली में, उसको अपने संकल्प पत्र में लेके आएगी। प्लस सड़कें टूटी ना हो, पानी साफ हो, यमुना क्लीन हो, हवा सांस लेने के लायक हो, दिल्ली की बेसिक हमारा अधिकार है ये। और ऐसी सरकार हो, रोज सुबह उठ के एलजी से लड़ाई हो रही है, रोज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो उठ के, ये बंद हो दिल्ली में। ये हम लोग पहले दिन से डिलीवर करेंगे और इसीलिए दिल्ली बदलाव की ओर है। कपिल जी, आपने आयुष्मान योजना की बात की। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना में एक निश्चित राशि तक ही इलाज मुफ्त होता है, लेकिन उनकी जो योजना है उसमें अनलिमिटेड इलाज है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जीटीबी अस्पताल चलिए, पंत अस्पताल चल लीजिए, कभी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल चल लीजिए, एक बिस्तर पे 4-4 मरीज लेटे हुए हैं। इसके बाद वो बोल रहा है जी मेरा तो एक्सरे खराब है, सिटी स्कैन यहाँ पे होता नहीं है, टेस्ट कहीं बाहर से जाके कराओ। जी अरविंद केजरीवाल की सरकार पैसे दे देगी। उसका जब आरटीआई डला तो क्या निकल के आया उसमें, एक मोबाइल नंबर पे 1000 लोगों का अलग अलग नाम लिख दिया। उसी नंबर पे सलमान भी, उसी नंबर पे सलमा भी, उसी नंबर पे समीर भी, उसी नंबर पे राम भी, उसी नंबर पे रहीम भी। एक ही मोबाइल नंबर पे आपने फर्जी लोगों का टेस्ट करा के उसको प्राइवेट वाले को पैसा दे दिया। लेकिन जिसको ज़रूरत थी वो वहाँ पे एक बिस्तर में 4 लोग पड़े हुए हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। ये तो स्कैम था। ये आपका सरकारी अस्पताल में एक्सरे क्यों नहीं है, सिटी स्कैन क्यों नहीं है, बच्चों का जो नर्सरी होता है वो क्यों नहीं है? किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है दिल्ली के। मैं तो और आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, कोई भी दिल्ली सरकार का विधायक या मंत्री किसी भी सरकारी अस्पताल में चल ले मेरे साथ और ये दिखा दे कि वहाँ पे एक्सरे काम कर रहा है, सिटी स्कैन काम कर रहा है, एक बिस्तर पे एक ही मरीज है। और वहाँ तो रात को 3-3 बजे तक लाइनें लगी हुई हैं खाली दवाई के लिए। बाद में जब वो काउंटर पे पहुँचते बोले हमारे यहाँ दवाई नहीं है, बाहर से जाके खरीद लो। सुई का, ये टाँके का, पट्टी का सामान नहीं है अस्पतालों के अंदर दिल्ली के। तो कौन सी आपने ये हेल्थ रिवॉल्यूशन कर दी दिल्ली के अंदर? बेसिक चीज़ें आपने बोला कि हम प्राइवेट में जाके प्राइवेट में करा लो। प्राइवेट में आप नकली बिल बना के नकली लोगों को पैसा दे रहे हो। जो जेन्युइन दिल्ली का आदमी है वो तड़प के रह जाता है कि काश मेरे पास आयुष्मान होता, मैं अपना इलाज करा लेता। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी बुजुर्गों के लिए घोषणा की है और कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको भी, वो चाहे जिस वर्ग के हों, अमीर हों गरीब हों, सभी को इलाज मुफ्त मिलेगा। कब मिलेगा? 10 साल से सरकार किसकी है? कब मिलेगा ये इलाज? ये तो आज मिल रहा होना चाहिए था ना। आप बोल रहे हो अगली बार कभी सरकार आएगी, तो अब नहीं आएगी सरकार। आप ये डिलीवर करते। देखिए बुजुर्गों का सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों की पेंशन। दिल्ली में 10 साल से पेंशन बननी बंद है। जिनको मिल रही थी उनको मिलनी बंद है। आप ये इसका हिसाब किताब कौन करेगा? क्यों नहीं मिली पेंशन? बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन और दिव्यांगों की पेंशन, ये क्यों बंद हुई दिल्ली में बननी?
आप आज बोल रहे हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 60 साल से ऊपर ये इलाज दूंगा, वो इलाज दूंगा। आप आज क्यों नहीं दे रहे? सरकार आज है ना, और सरकार 10 साल से थी। ये क्यों नहीं दिया गया? पेंशन, केजरीवाल ने पेंशन के मुद्दे के ऊपर आज तक जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपने बुजुर्गों की पेंशन क्यों बंद की, विधवाओं की पेंशन क्यों बंद की, दिव्यांगों की पेंशन क्यों बंद की? ये पेंशन उनके खातों में जाती थी, सीधे बैंक अकाउंट में पेंशन जाती थी। कैसे, कहाँ गया ये पैसा? इसका तो एक अलग से फंड था, दिल्ली की विधानसभा बजट पास करके देती है कि ये पेंशन मिलेगी, तो आपने उनकी पेंशन बंद करा दी, आपने नई पेंशन रोक दी। इसके अलावा आप कह रहे हो अगली बार सरकार आएगी, तो ये ऐसे नहीं चलता। आपको डिलीवर क्या किया? मैं फिर से आपको कहता हूं, मेरी सरकार आएगी तो मैं क्या करूंगा, ये विपक्ष बोलता है। मेरी सरकार ने क्या किया, ये सत्ताधारी दल बोलता है। केजरीवाल अपने किसी एक मंत्री का भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश नहीं कर पा रहे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड हो, एनवायरनमेंट मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड हो, टूरिज्म का रिपोर्ट कार्ड हो, वाटर का रिपोर्ट कार्ड हो, पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट कार्ड हो, या अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड हो। एक बार जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके आइए ना कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया, उसके बाद बात करेंगे कि आप आगे क्या करेंगे। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड में जीरो। अभी तक तो एक भी विषय पे केजरीवाल ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, अभियान के दौरान, घोषणाओं के दौरान एक लाइन भी नहीं बोली है कि किया क्या। और मुझे लगता है 10 साल के बाद अगर वो एक लाइन नहीं बता सकते तो इसका मतलब वो फेलियर है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख भागवत जी को पत्र लिखा और तमाम तरीके की शिकायतें की। तो क्या लगता है आपको, इसमें क्या सोचते हैं कि उनका भागवत को पत्र लिखना किस? हिंदुओं की एकता से डर गए। वो हिंदुओं की एकता से डर गए। हिंदू के एक होते ही जो भी देशद्रोही होगा या हिंदुओं का दुश्मन होगा वो डरेगा। अभी केजरीवाल चादर लगी फटने, घोषणाएं लगी बटने, वो डरे हुए हैं। वो मोहन भागवत जी को पत्र लिखेंगे, वो हनुमान जी के दरबार में जाएंगे, वो पुजारी के लिए घोषणा, ये सब अभी तक कहाँ था? यही केजरीवाल है ना जो बोलते थे कि ये तो संघ को मानते ही नहीं है और देश के दुश्मन है और ये नहीं है वो नहीं है, राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरी नानी ने मना किया है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर विधानसभा में जितनी बदतमीजी से अरविंद केजरीवाल हंसा है, तो ईश्वर भी देख रहा है। आज आप मोहन भागवत जी को पत्र लिख रहे हो, आप लिखो पत्र, कहा आपने मान तो लिया। और अब ये हिंदू एकता के सामने झुका हुआ सर है अरविंद केजरीवाल का, अब हिंदू बटेगा नहीं। उन्होंने जो पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए घोषणाएं की हैं, उनका तो दावा है कि सारे पुजारी और ग्रंथी सब उनके साथ नहीं, आ वो गए क्या हैं। ग्रंथियों को, पुजारियों को मूर्ख समझते हैं? दिल्ली में इमामों को पिछले 10 साल से तनख्वाह मिल रही है, पुजारियों को क्यों नहीं मिली? कि जिस दिन आपको ये आया कि मस्जिद के मौलाना को पैसा दूंगा, उस दिन दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मंदिर के पुजारी को भी दूंगा, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी दूंगा? क्यों नहीं आया उस दिन ये दिमाग में? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आप कुछ भी घोषणा करो, जिस दिन आपने मौलाना को पैसा दिया उस दिन ऑटोमेटिकली दिमाग में क्यों नहीं आया कि पुजारी को और ग्रंथी को भी देना चाहिए? क्योंकि आपको ये क्या लगा, ये तो हिंदू को बांटो, मुसलमानों को एक करो और अपना राजनीति चमकाओ। अभी तुम्हें पता लग गया सारा हिंदू एक है, ये बट नहीं रहा, तो अब आप कह रहे हो पुजारी को। मैं तो फिर कहता हूं, आप पुजारी के लिए, ग्रंथी के लिए घोषणा कर रहे हो, सरकार आ जाए आपकी। पहली बात, जिस तारीख से इमामों को तनख्वाह मिल रही थी उस तारीख से पैसा मिलना चाहिए, दो, आज दो। क्योंकि इमाम और पुजारी में फ़र्क क्या है? अगर पुजारी को, इमाम को 10 साल से मिल रहा है तो पुजारी को भी 10 साल का पैसा दो, बकाया हुआ। दूसरी बात, आप नहीं दे सकते, मुझे भी पता है, आप दोगे भी नहीं, लेकिन चुनाव से पहले 2 किस्तें बैंक में डाल दो, तब तो मैं मानूंगा आप सच बोल रहे हो, वरना आप चुनावी जुमला है ये तो। आप आज, आपकी सरकार है, 2 किस्तें डाल दो दिल्ली के पुजारियों के खाते में। किस चीज़ का वेट है? क्या चीज़ रोक रही है आपको? अभी तो कोई आचार संहिता भी नहीं लगी, 2 किस्तें उनके खाते में आ जाए, हम मान लेंगे कि। और तीसरी बात, ग्रंथी पंजाब में नहीं है क्या? पंजाब में पुजारी नहीं है क्या? वहाँ तो कोई मोदी नहीं रोक रहा, कोई एलजी नहीं रोक रहा, पंजाब में दे दो, देखे दिखाओ ना। पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसा दे दो, वहाँ तो 3 साल पहले घोषणा की थी, ऐसे ही फॉर्म भरवाए गए थे पंजाब के अंदर। पंजाब की महिलाओं के खातों में पैसा दे दो, पंजाब के पुजारी के खाते में दे दो, पंजाब की ग्रंथी के खाते में दे दो, वहाँ तो आचार संहिता भी नहीं लगने वाली, पूरी सरकार आपकी है, कोई रोकने नहीं वाला, दे दो। लेकिन आप पंजाब में नहीं दोगे, आप दिल्ली में नहीं दोगे, आप मुसलमानों को दोगे लेकिन हिंदुओं को नहीं दोगे और सिखों को नहीं दोगे। इसके बाद आप ये बोलोगे मेरी सरकार आएगी तो मैं दूंगा। इस बात पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में खुद को छोड़ दिया है। उनका कहना है कि इस बार अगर जनता फिर से उनको जिताएगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे वादे पूरे करेंगे। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई नहीं है इस बार। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते तो आज भी होते। आज उनके 62 MLA हैं पर मुख्यमंत्री नहीं है वो। क्यों नहीं है?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट का ऑर्डर है, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं छू सकते। कब तक? जब तक कि शराब घोटाले का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये माना गया है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फाइल नहीं छू सकते और दफ्तर नहीं जा सकते। जब ये फाइल नहीं छू सकते और दफ्तर नहीं जा सकते तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो इनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? अभी कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें, ऐसा लग रहा है कि आप के मन में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने जा रही है। बहुत आप देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो वो अपने दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी सरकार में है वो दावे कर रही है। आपको क्या महसूस हो रहा है, चूँकि आप भी फील्ड में हैं और कहीं न कहीं आप भी मैदान में ही होंगे, कैसा लग रहा है? फील्ड से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? अरविंद केजरीवाल जहाँ भी सभा कर रहे हैं वहाँ पे जनता आके बोल रही है कि हमें पानी नहीं मिला, हमें सड़क अच्छी नहीं है, हमारा सीवर खराब है, आक्रोश है। 30 विधायकों का टिकट काटा गया सिटिंग एमएलएस का, ये पैमाने हैं। क्यों काटा गया? अगर सरकार ने काम किया था, विधायकों ने काम किया था, क्यों 30 लोगों का टिकट कट गया? क्यों मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई? क्यों अरविंद केजरीवाल को ये सारी घोषणाएं करनी, अभी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा जी, एक बार और जिता दो जी, क्यों कहना पड़ रहा है? ये सत्ता विरोधी एक लहर दिल्ली के अंदर चल रही है। जनता में आक्रोश है, झूठे वादों से, झूठी बातों से और रोज के लड़ाई झगड़े से लोग तंग आ चुके हैं। तो ये परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन दिल्ली में फरवरी में होने जा रहा है। फरवरी में दिल्ली में एक ऐसी सरकार आएगी जो प्रधानमंत्री जी के साथ तालमेल करके चल सके। परिवर्तन की गूंज आपको सुनाई पड़ रही है कपिल जी। क्या कुछ मन में है कि किस तरीके से पूरी दिल्ली को हम ठीक करेंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली सबसे बेसिक चीज़, दिल्ली की सड़कें तुरंत ठीक होनी चाहिए, तुरंत। आतिशी ने और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था हम दिवाली तक सड़कें ठीक कर देंगे। उनको पता था ये बड़ी समस्या है, ठीक नहीं हुई सड़कें। सड़कें तुरंत ठीक होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। एक वर्ल्ड क्लास राजधानी दिल्ली हो, इसकी सड़कें अच्छी हों, यहाँ पर पानी अच्छा आए, यहाँ पर एक्चुअल में लोगों को बिजली मिले और बिजली के बिल ये जो आ रहे हैं हज़ार रुपए के, ये बंद हो। यहाँ यमुना ऐसी हो कि छठी मैया की, जो हम लोग छठी मैया की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उधर बैन लग गया यमुना किनारे जाने पर। इतना पॉल्यूशन है। ये छठी मैया की पूजा इस साल नवंबर में माता बहनें जाके यमुना के किनारे छठी मैया का अर्घ्य दे सके सूर्यदेव को, ये बेसिक चीज़ें हैं दिल्ली की। ऐसी हवा हो जहाँ पे मेरे को ये डर ना लगे कि यहाँ पॉल्यूशन की छुट्टी करनी ना पड़े, बच्चे बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, डर बंद हो। एम्स की रिपोर्ट बोल रही है हर दूसरे बच्चे का इरिवर्सिबली लंग डैमेज हो चुका है। ऐसी राजधानी तो नहीं चाहिए थी ना। तो ये बेसिक चीज़ें, पानी, यमुना, हवा, ये सड़क और आपका साफ पानी, बेसिक चीज़ें, हीलिंग, ये दिल्ली को तुरंत इसकी आवश्यकता है। उसके बाद आयुष्मान हो, उसके बाद आपकी लाडली योजना हो, ये दिल्ली को, इसके बाद ऐसी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जो देश के लिए एक विजन लेके चल रहे हैं, उनके मन में भी एक दर्द तो होता होगा कि मैं अपनी राजधानी को एक वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाऊँ। जो भी है हमारा ये प्रगति मैदान की टनल है या ये हमारे पेरिफेरल रोड बने, यशोभूमि बना, ये प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए बनाया, जबकि एक केंद्र विरोधी राजनीति दिल्ली में लगातार हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति अगर दिल्ली में सरकार चलाए जो कि मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट कर सके, उनके साथ तालमेल कर सके, तो आप कल्पना कीजिए कि कैसे, कितना सुंदर इस राजधानी का विकास होगा, क्या स्वरूप होगा। उस दिशा में दिल्ली जानी चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, झुग्गी की जगह पर कुछ जगहों पर पक्के मकान बने हैं, वो हम हैंडओवर करेंगे अभी 1600 जगह पे। इससे पहले भी 3000 फ्लैट हैंडओवर किए गए हैं। आगे भी ये योजना है कि अगर एक ऐसी सरकार है जो तालमेल बना के चले तो सभी झुग्गी वालों को पक्का मकान, चाहे वो किराए पे रहता हो या वो पक्का उसका खुद का भी झुग्गी हो, कोई ना कोई व्यवस्था करके सबको एक पक्का मकान मिल जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको जाना पहचाना जा रहा है, तमाम सम्मेलनों में आप जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं नारे भी बीच में आए कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके अलावा और भी क्या कुछ लगता है कि चाहे वो दिल्ली की बात हो और देश की बात हो, सनातनी हिंदू परंपराओं की बात हो, किस तरह की स्थिति है देश में और क्या किसी तरह का खतरा भी नज़र आता है? नहीं, देखिए, खतरा तो है ही। हमने अंकित शर्मा को खोया, IB ऑफिसर अंकित शर्मा को। क्या नौजवान बच्चा था, ताहिर हुसैन के घर में ले जाके उनको मार दिया गया, 400 बार चाकुओं से गोदा गया, नाले के अंदर से उनका बॉडी जो निकला सबने देखा है। दिलबर नेगी 22 साल का बच्चा था, उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव से आता है, इधर हलवाई की दुकान में काम करता था। उसको दिल्ली दंगों में कैसे मारा गया वो हमने और आपने सबने देखा है। वो फ़ोटो देख के आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कांस्टेबल रतनलाल जी को जो मारा चांदबाग में, सड़क पे महिलाओं ने घेर के मारा बुर्के में, वो
वो पीड़ा तो वो कभी वापस तो नहीं आ पाएंगे। हमारा जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती का जो यात्रा निकल रही थी उसमें कांस्टेबल मेधालाल जी को गोली मारी गई, पथराव किया गया हनुमान जयंती के जुलूस के ऊपर, उधर बोला कि रामनवमी नहीं मनाने देंगे। सीमापुरी में जो बांग्लादेशियों ने पथराव किया IPS राजवीर जी के ऊपर, वो हमने देखा है। हमने अपना डॉक्टर नारंग को खोया है, हमने ध्रुव त्यागी जी को खोया है। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली ने बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने वो रखी हैं जो अकाट्य तथ्य है। अकाट्य तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये मैंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई ये राजनीतिक सांप्रदायिक बात नहीं बोली। पिछले दिनों पूरे देश में एक विषय बहुत खुल के सामने आया है कि जगह जगह खुदाई हो रही है और पुरातन मंदिर निकल रहे हैं, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो और जगहों की बात हो। फिर इसके बाद एक बयान भी आया मोहन भागवत जी का कि हर जगह जो है हम ऐसा नहीं कर सकते, हर मस्जिद के नीचे हम खुदाई नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं या फिर सद्भाव नहीं देखिए, रहता है? जो मोहन जी का बयान है उसमें सबकी बातें आ गई, उसके ऊपर तो कोई बात बचती नहीं है। पर तो एक लाइन है और वो लाइन बड़ी क्लियर है, और राष्ट्र की, धर्म की और समाज की समझ, बहुत गहरी समझ और अनुभव के बाद वो लाइन आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में आप भी रहे, मंत्री भी रहे, तो आपने फिर बाद में विचारों के मेल न खाने से चीज़ें बदल ली। खाली विचारों की बात नहीं थी, एक्शन की बात थी। विचारधारा तो किसी की कुछ हो सकती है, लेकिन एक्शन, जिस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाऊंगा, वो व्यक्ति उन्हीं 51 नेताओं के साथ खड़ा है। शरद पवार को आपने कहा देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, आज आप शरद पवार के घर पे जाके रो रहे हो कि कांग्रेस मेरे पे आरोप लगा रही है, तो आपकी खुद की स्टैंडिंग क्या है? कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी सरकार भी बना चुकी, लोकसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ चुकी, आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, तो आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है? भ्रष्ट आज अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में एक लाइन नहीं बोल सकते कि मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी था, लालू यादव भ्रष्टाचारी था, अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया, या ये ए राजा भ्रष्टाचारी है, बोल के दिखा दे अरविंद केजरीवाल, तब तो मानेंगे कि ये 2012 का 2010 का अरविंद केजरीवाल है। बोल के दिखा दे, अरविंद केजरीवाल छोड़ो, उनकी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता बोल के दिखा दे कि लालू भ्रष्टाचारी था, सोनिया भ्रष्टाचारी थी, बोले ना। तो कौन बदला? कपिल मिश्रा नहीं बदला। बदला वो जो बदलाव का स्वप्न लेकर, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके, वैकल्पिक राजनीति की बात करके देश की राजनीति में आया, और देश की राजनीति का भ्रष्टाचार का सबसे गंदा चेहरा खुद ही बन गए। आप कहते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, और वही आदमी कह रहा है मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा। वही आदमी सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के बाद 1.5 साल तक आपने इस्तीफा नहीं लिया। तो ये जो परिवर्तन है, ये मेरा आक्रोश नहीं है। हर एक युवा जो व्यवस्था परिवर्तन का स्वप्न लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, हर एक युवा के मन की ये पीड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कपिल जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं और जिस तरह से आपका आत्मविश्वास बोल रहा है, परिणाम भी कुछ ऐसे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने बहुत हमसे आभार बातचीत की। आशुतोष जी, बहुत बहुत नमस्ते।